रोबोटिक वर्ड इटसेल्फ बोल रहा है कि वो एक टेक्नोलॉजी का पायदान है। तो नी एंड हिप सर्जरीज में रोबोटिक का इन्वॉल्वमेंट मतलब जो मैनुअल सर्जरीज में जो डैमेज का एक्सटेंट जो एक्सपीरियंस द्वारा एक्यूरेसी से पता नहीं किया जा पा रहा था, वही टेक्नोलॉजी के आने की मदद से वो डैमेज का एक्सटेंट हमको 100% कन्फाइंड और एक्यूरेट मिल रहा है। रोबोटिक का एडवांटेज ये है, हम इसमें सर्जरी पहले ही कर लेते हैं, पहले ही हम पेशेंट की डिफ़ॉर्मिटी असेस कर लेते हैं, तो हमें सर्जरी में सिर्फ उतना ही कट लेना पड़ता है जितना रिक्वायर्ड है। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा और मैं मौजूद हूं पाक हॉस्पिटल मोहाली में। बात करेंगे रोबोटिक नी और हिप सर्जरी की। वर्ड ऐसा है, शब्द ऐसे हैं जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे। जिन्होंने नहीं सुने उनको तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और जिन्होंने सुने हुए हैं उनको बारीकी में और बहुत कुछ जो आपने सुना है उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर भानु सलूजा। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर जानते हैं उनसे इसी के बारे में बहुत कुछ। तो वेलकम टू पंजाब केसरी सर। तो सबसे पहले तो ये जो रोबोटिक नी और हिप सर्जरी है, ये क्या है सर, ये जानना चाहते हैं। रोबोटिक वर्ड इटसेल्फ बोल रहा है कि वो एक टेक्नोलॉजी का पायदान है। तो हमारे भारत में पिछले 4 दशकों में 4 रोबोटिक जनरेशन्स आके जा चुकी हैं, बट ये 5th जनरेशन रोबोटिक जो कोविड के बाद आई, इसने एक सफलता का नया मकाम हासिल किया है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ रही है, जो आपका गाइडलाइन बन रही है, जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जा रही है, जो आपके एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करके एक्यूरेसी को 100% परफेक्ट बना रही है। तो नी एंड हिप सर्जरीज में रोबोटिक का इन्वॉल्वमेंट मतलब जो घुटने और कूलों का पुनः निर्माण किया जा रहा था, जिसको हम रिप्लेसमेंट शब्द के साथ जोड़ रहे थे, उसी पुनः निर्माण को रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जुड़ने के बाद एक नया वर्ड, एक नया टर्म देने में हम सक्षम हुए हैं, जिसको रीसर्फेसिंग कहा जाता है। तो रिप्लेसमेंट और रीसर्फेसिंग दोनों का ध्येय एक ही है कि आपके जोड़ों का पुनः निर्माण करना है, लेकिन दोनों के जो रास्ते थे वो विभिन्न थे, दोनों के रास्ते अलग थे। आज से 5 साल पहले जब रोबोटिक नहीं थी, तब यही रास्ता बड़ा जटिल था, इसके स्टेप्स बड़े टीडियस होते थे, जिसका रिपरकशन ये था कि सर्जरी के बाद या तो पेशेंट काफ़ी समय तक पेन में रहता था, या फिर उसका सेटिस्फैक्शन स्कोर कहीं ना कहीं 100% पूर्ण नहीं था। तो जो डिफरेंस हमने 2020 के बाद रोबोटिक के आने पे देखा है कि जो जोड़ों का पुनः निर्माण एक्सपीरियंस द्वारा किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ मार्जिनल एरर्स की वजह से त्रुटियां रह जाती थी। अब जैसे किसी जोड़ को या किसी मकान को बनाना है, तो हमें उसके डैमेज का एक्सटेंट पता होना चाहिए। अगर हमें उसके डैमेज का एक्सटेंट पता है, तो हम शायद उतना ही काम करके दें जितना डैमेज है, और जब डैमेज का एक्सटेंट पता ना हो, तो हम शायद अच्छी चीज़ों को भी नुकसान दे दें। तो रोबोटिक के आने से क्या हो गया कि जो मैनुअल सर्जरीज में जो डैमेज का एक्सटेंट जो एक्सपीरियंस द्वारा एक्यूरेसी से पता नहीं किया जा पा रहा था, वही टेक्नोलॉजी के आने की मदद से वो डैमेज का एक्सटेंट हमको 100% कन्फाइंड और एक्यूरेट मिल रहा है, जिसकी वजह से अब जो रिकन्स्ट्रक्शंस हो रही हैं जॉइंट की, वो पूर्णतः 100% एक्यूरेट हो रही हैं। दूसरा, किसी भी जॉइंट सर्जरी में सबसे बड़ा जो स्टेप था वो था जॉइंट का साइज़। छोटे से घर में अगर आप 6 फीट का आदमी घुसा दो तो दिक्कत होगी, और बड़े से घर में आप 4 फीट वाले को डाल दो तो भी। तो यही जोड़ों का हिसाब था कि अगर जोड़ का साइज़ छोटा या बड़ा कर दो, तो सर्जरी के बाद वही जोड़ टाइट या ढीला लगता है। तो ये त्रुटि एक बहुत बड़ी त्रुटि थी आज से 2020 से पहले, जब तक रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो अब दूसरी जो त्रुटि को इसने पूर्ण रूप से काबू किया है, वो है आपके एक्यूरेट साइजिंग का। तो अब डैमेज का एक्सटेंट और साइज़ की परफेक्शन, ये दोनों रोबोटिक के आने की वजह से पूरी हुई है।
अब जो पेशेंट्स ऑपरेट करा रहे हैं वो इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से 100% फुल सेटिस्फैक्शन स्कोर के साथ जा रहे हैं। उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप है वो एक हैप्पी फॉलोअप है, ना कि एक सैड फॉलोअप है। जी। तो सर अब जब नी की कोई भी सर्जरी होती है तो इसी रोबोटिक सर्जरी की तरफ ही जाते हैं या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो पारंपरिक सर्जरी चली आ रही है उसको फॉलो किया जाता है? ये अच्छा सवाल है कि हमारे पास क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ की आबादी में अभी भी जो हमारा इंडियन इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उतना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का स्तर भी आज भी हर जगह उतना नहीं पहुंचा है कि लोग लिटरेसी के साथ अपनी बीमारियों का उपचार समय से करा सकें। तो यहाँ पे निगलेक्टेड केसेस की दर बहुत है। कुछ क्लास ऐसी भी है जिसको एजुकेशन है लेकिन वो फिर भी डर की वजह से अपनी बीमारी को लंबा पाल लेती है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे निगलेक्टेड केस या फिर अपनी सोच की वजह से अपने उपचार को सही समय पे ना करवाने की वजह से वो अपने जोड़ों का डैमेज उस दर तक ले जाते हैं जहाँ पर कई बार आपके मैनुअल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ हर केस में 100% परफेक्शन के साथ आपको हेल्प करेगी। हाँ, ऐसे केसेस जहाँ पर डिफ़ॉर्मिटी का एक्सटेंट उसकी बियॉन्ड टेक्नोलॉजी के मापदंड में आता है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस उसको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर मदद करेगा और आपके पेशेंट को 100% सेटिस्फैक्शन स्कोर देगा। जी। तो सर रोबोटिक सर्जरी के बाद कोई पेशेंट है उसका रिकवरी टाइम कितना रह जाता है और कब वो अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर पाता है? तो पार्क हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने 1.5 साल पहले जब ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया तब ये जॉइंट प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे चालू किए। अब जॉइंट प्रोग्राम्स को जब हमने चालू करना था तो हमने अपनी एक सोशल एनालिसिस की कि जिस सिटी में, जिस ज्योग्राफी में हम बैठे हैं वहाँ पर बाकी हॉस्पिटल्स का दायरा कितना है, मतलब वो किस क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं या उनकी सीमित लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमको ये समझ में आया कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो ट्राई सिटी के हैं या पंजाब के हैं वो रोबोटिक के एक विषम दायरे के अंदर काम कर रहे थे। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए भी लोगों का एजुकेशन ग्राफ ठीक होना ज़रूरी है। अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमारे पास जब हमने एनालाइज की कि हर वर्क के लिए सेम टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास 25 साल से लेकर 95 साल का वर्ग आता है, यंग आर्थराइटिस टू मॉडरेट आर्थराइटिस टू ओल्ड आर्थराइटिस, मतलब ये तीनों वर्ग के पेशेंट हमारे पास घुटनों के, कूलों के दर्द के साथ आते हैं। साइंस ये बोलती है कि 4-5 कारण है जो आपके जोड़ों को ख़राब करती है। एक है उम्र, मतलब ओल्ड आर्थराइटिस। एक है ट्रॉमा, इन्फेक्शन और हेरिडिटरी, मतलब यंग आर्थराइटिस। ट्रॉमा की कोई एज नहीं है, 20 साल की उम्र में भी एक्सीडेंट हो सकता है। इन्फेक्शन की कोई एज नहीं है और जेनेटिक प्रॉब्लम तो वैसे ही पैदाइशी प्रॉब्लम है। तो ये जो 3 वर्ग हैं इनके आर्थराइटिस का एज पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। ये 30, 35, 40, 45 में आ जाते हैं। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आती है ओबेसिटी, एसी कल्चर, जिम कल्चर, ज़मीन पे बैठने वाले काम, उकड़ू बैठ के योगा करना। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल मोडालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस के दर बढ़ रहे हैं। तो जब हमने इस एज के क्राइटेरिया को एनालाइज किया तो हमने ये भी देखा कि हर एज में ना तो हाइट सेम है, ना तो वेट सेम है, ना मसल का पैटर्न सेम है, ना मसल की क्वालिटी सेम है। इसका मतलब कोई मेरे पास हल्की क्वालिटी के साथ आ रहा है बोन की, मसल की, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहा है, कोई मॉडरेट क्वालिटीज़ के साथ आ रहा है। तो क्या हम ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसको हर वर्ग में सेम टेक्नोलॉजी का क्या सही यूज़ होगा? तो जब हमने इसका एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी आज की डेट में 3 वर्गों में डिवाइडेड है। एक है नॉन इन्वेजिव रोबोटिक जो कि ओल्ड एज ग्रुप के लिए है। नॉन इन्वेजिव अपने में ये बोल रहा है कि मैं आपके शरीर पर कोई घातक प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। उसके बाद आता है सेमी इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो मध्यम वर्ग के लिए है, 55 से 75 साल की उम्र, जहाँ पे बोन क्वालिटी ना अच्छी है ना ख़राब है। वहाँ पे मैं माइल्ड टू मॉडरेट घातक प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। फिर आता है इन्वेजिव टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपकी बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यंग ग्रुप 25 से 55 साल वाला। तो जब हमने इसको इस क्राइटेरिया पे विभाजित किया तो हमने रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म, नॉन इन्वेजिव, सेमी इन्वेजिव, फुल्ली इन्वेजिव, 3 प्लेटफॉर्म्स को हम पार्क में लेकर आए।
इसमें कॉस्ट काफ़ी मैटर करी क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज थी। तकरीबन 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई ताकि हर वर्ग के पेशेंट्स को सही टेक्नोलॉजी का पायदान मिले। तो रोबो 3D एक सीटी स्कैन बेस्ड रोबोटिक है। अब जब हम रोबो 3D बोलते हैं, 3D का मतलब ही यही है, 3 डायमेंशनल, मतलब जो सीटी स्कैन के बेस पे होगा। अब मैं इसको रोबो 3D बोलता हूँ, लेकिन कई लोग इसको अलग अलग नाम से मार्केट में प्रचार करते हैं। उसी तरीके से एक आई रोबोटिक है कि हम एक चश्मा पहनते हैं और चश्मे के द्वारा ही आपकी पूरी चलचित्र को, मतलब घुटने के चलचित्र को लाइव हम अपने चश्मे के आगे देख सकते हैं और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हमारी आई के सामने वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में होता है कि आपके जॉइंट्स का डैमेज का एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक आपको जाना है, क्या उसका साइज़ है। उसके बाद आता है फुल्ली रोबोटिक, मतलब एक ऐसी 4-5 करोड़ की मशीन जो हॉस्पिटल खरीदता है और ऑपरेशन थिएटर में रखता है। तो समाज के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आप जिस भी अस्पताल में जा रहे हैं और जो भी अस्पताल आपको एक रोबोटिक सेवा का प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो क्या वो रोबोटिक प्लेटफॉर्म सही है। तो ये मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं कि पार्क एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने इन तीनों पायदान को रखा है। आपके पूरे समीकरण को एज, मसल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सबके माध्यम से पहले एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के बाद ये डिमार्केट किया जाता है कि आप में कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करेगी जो पोस्ट ऑपरेटिव आपका सेटिस्फैक्शन स्कोर 100% ले जाए। जी बिल्कुल। तो सर रिकवरी टाइम कितना है? तो अगर मैं इसको मतलब अगर आपको मैं 5-10 पॉइंट्स में डिमार्केट करूं, तो पुराना वर्सेस नया, मतलब मैनुअल वर्सेस रोबोटिक। तो हमारे यहाँ कैसा है कि इनको 10 पार्ट्स में हम अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो पेशेंट के मन में, दिमाग में डर होता है कि डॉक्टर साहब चीरा कितना बड़ा लगेगा। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में तकरीबन 10 से 15 इंच का होता था। अब नई टेक्नोलॉजीज़ में हमने इसको घटा के 6 इंच का किया है। स्मॉलर इंसिजन मतलब फास्टर हीलिंग, लेस ब्लड लॉस, लेस पेन। पुरानी टेक्नोलॉजी में हम चीरे के बाद मांसपेशियों को खंडित करते थे, मतलब उसको बीच से चीरा देके विभाजित कर देते थे। इसका मतलब वो मसल सैक्रिफाइसिंग सर्जरी थी। मसल सैक्रिफाइस होने की वजह से पावर लॉस था। पावर को दोबारा बनाने के लिए 3 से 6 महीने की थेरेपी थी। आज की टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि मसल सैक्रिफाइसिंग की जगह मसल स्पेयरिंग सर्जरी करो, मतलब मसल्स को खंडित ना करो, उसको डैमेज ना करो, उसको उठाकर साइड में रखो ताकि मसल की पावर बरकरार रखे। तो उससे क्या हुआ, नो पेन ऑल गेन, मतलब सर्जरी के बाद थेरेपी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आया जॉइंट। जॉइंट पुरानी टेक्नोलॉजी में सरफेस डैमेज का एनालिसिस नहीं था, तो आंखें देखकर बता नहीं पाती थी कि जॉइंट कितना डैमेज है। तो सर्जन के पास ऑप्शन नहीं था, तो सर्जन को अपनी वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स को यूज़ करना पड़ता था। रॉड ड्रिलिंग, बोन कटिंग, स्क्रू, पेच सब लगाकर उसको एक जॉइंट का पुनः निर्माण करना पड़ता था। क्योंकि डैमेज हड्डी के साथ ही कट के निकलता था, इसलिए बोलते थे रिप्लेस। तो वर्ड पड़ गया, जॉइंट को ही रिप्लेस कर दो। अब क्या हो गया कि आपका सरफेस डैमेज एनालिसिस हो पा रहा है, आपको ये पता है कि आपके डैमेज की दर कहाँ तक है। तो अगर मुझे दांत पे अगर कोई स्टेन हो और आपको पता हो कि स्टेन 2 मिलीमीटर का है, 3 मिलीमीटर का है, तो आपको क्या दांत घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 मिलीमीटर का ही स्टेनर लेके उसको सिर्फ ब्रश कर दोगे, तो आपका अच्छा दांत बचेगा। तो वैसे ही हम अब सरफेस की सिर्फ घिसाई कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ गया रीसर्फेसिंग। खराब सरफेस को ही टच करो, बोन को मत काटो, ड्रिलिंग मत करो, स्क्रू पेच मत लगाओ, ये सब आगे चल के पेनफुल हो जाएगा। तो सिर्फ खराब हिस्से की रगड़ाई हो जाती। उसके बाद क्या आया, जॉइंट का खराब सरफेस काट के निकाला या रगड़ के निकाला, अब आ गया साइज। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि साइजिंग सर्जन करता था, तो बड़ा कर दिया तो ढीला रह जाएगा, छोटा कर दिया तो टाइट हो जाएगा। अब वो साइज टेक्नोलॉजी कर रही है, तो एक्यूरेसी 100% है, मतलब साइजिंग एरर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर जब हमने सफलता हासिल की, तो जो सर्जरी 2 घंटे की थी अब 12 मिनट की हो गई। जिस सर्जरी में हम 72 घंटा ICU रखते थे, अब 8 घंटे में चलाते हैं।
जिस सर्जरी में हम लंबा चीरा होने की वजह से 30-40 मेटल के टांके लगाते थे, अब टांकों की ज़रूरत नहीं है, वो डिसॉल्वेबल स्टिचेस हो गए। जिस सर्जरी में हम मसल्स के कटने की वजह से, बोन्स को काटने की वजह से, दर्द की वजह से वॉकर का सहारा देते थे, पेशेंट 1-1.5 महीना वॉकर से चलता था, अब जबकि ये सब नहीं है तो पेशेंट अगले दिन से ही बिना वॉकर, बिना छड़ी चल पा रहा है। जिस सर्जरी में हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ाते थे, अब हम दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। जिस सर्जरी में हम चौकड़ी मना करते थे, अब 15 दिन में चौकड़ी मार रहा है। जिस सर्जरी में हम लंबा चलना, रनिंग मना करते थे, पेशेंट दौड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक 360 डिग्री रिवॉल्यूशन आया है जॉइंट सर्जरीज में। लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी का होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी अस्पताल रोबोटिक टेक्नोलॉजी इसके साथ सर्जरी कर रहा है वहाँ आपको 100% रिजल्ट मिलने ही वाला है, क्योंकि सर्जरी रोबोट नहीं करता। रोबोट से सर्जरी करवाने वाला सर्जन है। अगर सर्जन को रोबोट की जानकारी नहीं है, उसके डेटा एनालिसिस की जानकारी नहीं है, उसको समझ में नहीं आता कि जो चलचित्र दिखा रहा है उसका समीकरण क्या है, तो वो रोबोट से गलत भी करवा सकता है। इसलिए पेशेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है कि वो सिर्फ फोटो देखकर कि बड़े बड़े रोबोट्स की कि यहाँ रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध है, ना जाएं, क्योंकि सर्जरी की सफलता सिर्फ 3 W's पर निर्भर करेगी। पहला, वेयर, कहाँ कराया है। दूसरा, व्हेन, क्या ये सही समय था। तीसरा, होम, किससे कराया है। तो अगर टेक्नोलॉजी है और एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सफल नहीं है, चाहे वो रोबोटिक हो चाहे वो नॉन रोबोटिक हो। तो ये मैसेज क्लियर कट व्यूअर्स तक जाना चाहिए कि सर्जन का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वही किसी भी रोबोटिक सर्जरी को सफल बनाएगा, ना कि रोबोट का सर्जरी में उपलब्ध होना। जी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, नो डाउट अब। तो सर, जब भी कोई पेशेंट आता है नी रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए पहले उसको साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक डर तो होता है इसको लेके। देखिए, इसमें 2 चीज़ों ने काम किया है। पहला, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड। आजकल सबसे पहले पेशेंट जो है अपनी सारी समस्याओं का निदान डिफरेंट सोशल चैनल्स पे ढूंढता है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है। तो जितने भी ये लुभावने प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आप को गंदा नहीं बता रहा है, सब बोलते हैं सर्जरी बड़ी सिंपल है, तो आधा तो वो वहीं उनको टैकल कर दे रहे हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आता है तो ये फर्स्ट जो डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन का जो फर्स्ट साइकिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट फेज ऑफ इंटरेक्शन में डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ उस कोऑर्डिनेशन को, उस एम्पैथी को, उस सिंपैथी को नहीं जीत पाता तो वो पेशेंट हमेशा ट्रॉमेटाइज्ड रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है डॉक्टर काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग, दैट शुड बी इलैबोरेट, वेयर एवरीथिंग शुड बी टोल्ड टू द पेशेंट, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, बिना डरे अपने पेशेंट को सब बताओ। ये बिना सोचे कि ये पेशेंट सुन के भाग ना जाए, उसको सब बताओ। जैसे कहा जाता है ना कि डॉक्टर से कुछ ना छिपाओ, हाँ, वैसे ही पेशेंट से कुछ मत सोचाओ कि क्या करने वाले हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी डिफेंस लाइन है वो हमारी काउंसलिंग टीम है। तो हमारे एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल के काउंसलर्स हैं जो उनको पीरियोडिक उनके साथ बातें करते हैं, उनको उन पेशेंट से बात कराते हैं जो ये सर्जरी करवा चुके हैं, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल में वापस आ चुके हैं, जो वो चेंज समझ पा रहे हैं कि मैं सर्जरी से पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। तो जब वो पेशेंट लाइव इंटरेक्शन करता है उन पेशेंट्स के साथ जो ऑपरेट होके जा चुके हैं, वो उनको इस सेकेंड फेज ऑफ ट्रॉमा से निकालता है। तीसरा, कभी भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आपके पास आपके ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं तो आप उनसे ज़रूर मिलवाइए। वहाँ पे भी ज़्यादातर डॉक्टर्स डरते हैं क्योंकि पहला दिन है, दूसरा दिन है, दर्द स्वाभाविक है। अगर किसी पेशेंट ने गलती से बोल दिया नहीं नहीं आज तो बड़ा दर्द है, तो उसका भी एक सीक्वेंस है कि अपने पेशेंट को पहले ही बताओ कि जिनसे आप मिलने वाले हो उनका पहला या दूसरा ही दिन है, मामूली से मीडियोकर दर्द होना स्वाभाविक है, हो सकता है आपको वो बोले ऐसा, तो उससे घबराना नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, चलने में कोई दिक्कत आई कि नहीं, चल पाए कि नहीं, टांके तो नहीं लगे, नलियां तो नहीं पड़ी, आईसीयू में तो नहीं रखा,
फैमिली एटमॉस्फेयर दिया कि नहीं। तो जब ये थर्ड लाइन पे वो पेशेंट काउंसिल होता है तो वो पेशेंट को आप पूर्ण रूप से जीत लेते हो और वो मेंटली प्रिपेयर्ड अपने आप हो जाता है कि मुझे भी अपनी इस बीमारी से बाहर आना है। डॉक्टर, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। हमारे खुद के ही ये ऐसे जहन में सवाल नहीं उठते कि डॉक्टर से जाके ये चीज़ें पूछनी भी है। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। लेकिन अब अगर मैं पेशेंट की दोबारा से बात करूँ ना, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको नीज़ की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर सुजेस्ट भी कर चुके होते हैं कि रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो टालते रहते हैं उस चीज़ को। तो उनको कैसे समझाएं? वही मैंने बताया कि आप पारदर्शिता रखिए। पारदर्शिता का मतलब होता है नेवर फोर्स द पेशेंट फॉर अ सर्जरी। अ फोर्स सर्जरी इज ऑलवेज अ फेल्ड सर्जरी। यू आर नॉट गॉड, यू विल नेवर से कि यस 100%। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 99.9% अच्छी होंगी, 0.1% हमारी किस्मत है। मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में 30,000 ऑपरेशन किए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे 30,000 के 30,000 अच्छे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 30,000 में से 29,000 ठीक चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने 30 में से 30,000 कर दिया तो मैं भगवान बन गया, क्योंकि वो सिर्फ भगवान कर सकता है। तो जिनकी 0.1%, जिनका किस्मत, जिनका कोई ऐसा बुरा वक्त जिसकी वजह से वो उस ट्रैक पे ना आ पाए, तो ऐसे पेशेंट्स को आपको सिर्फ उनकी प्रॉब्लम की सारी पिक्चर दिखानी है। आज आप तकलीफ में आए हो, आज बिना वॉकर आए हो, बिना स्टिक आए हो, अपने आप आए हो। आज आपको ज़रूरत है, कराना चाहिए, मर्जी आपकी है। पेशेंट गया, नहीं कराया, वही पेशेंट 6 महीने बाद स्टिक पे आएगा। मैं फिर बोलूँगा कोई बात नहीं, आपने नहीं कराया, आज आप स्टिक पे आए हो, आज आप नहीं सुनोगे मेरी बात, हो सकता है 6 महीने बाद वॉकर पे आओ। पेशेंट नहीं सुना, वॉकर पे आएगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से वो सारी पारदर्शिता दी है। पेशेंट का मन कब टिकता है, क्योंकि आप पेशेंट के मन के बियॉन्ड जाकर उसको फोर्सफुली कराओगे तो कई बार वो रीबाउंड करता है, और जो रीबाउंड करता है वो और घातक होता है। इसलिए लीव इट टू द पेशेंट, बट एट द सेम टाइम डू टेल व्हाट इज गोइंग टू कम इफ नॉट डन। नेवर फोर्स अ पेशेंट फॉर द सर्जरी कि नहीं ये करवानी ही पड़ेगी, करवानी चाहिए। पड़ेगी वो आपका फैमिली डिसीजन है। आपको मैंने सब बता दिया, घर जाओ, सोचो, मिलो, देखो, उसका डार्क साइड देखो, फिर मन बनाओ। सर, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी सारी सर्जरीज हो गई, तो आपके इतने इस एक्सपीरियंस में सबसे कम उम्र की आपने कौन सी सर्जरी की? 24 से 25 साल का रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो शारीरिक गठिया की वजह से एक 24-25 साल की लड़की अपने दोनों घुटने और दोनों कूल्हों की वजह से ग्रसित थी। तब हमने उसका एक एक करके चारों जोड़ बदले थे सीक्वेंस में। आफ्टर दैट शी इज लिविंग अ गुड लाइफ। तो सर, ये जो यंग एज में आते हैं पेशेंट्स, तो उनका क्या रीज़न क्या होता है? अभी बताया मैंने, 3 ही कारण है: ट्रॉमा, चोट, इन्फेक्शन और खानदानी। उसके अलावा होता है लाइफस्टाइल। अगर आपने एक गलत लाइफस्टाइल बहुत शुरू से अडेप्ट की है तो भी वो कारण बन सकता है कि आपकी कम उम्र में गठिया आ जाए। पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, तो पाक हॉस्पिटल को ही क्यों चुना जाए? क्यों चुने? वैसे मुझे जवाब मिल चुका है, आपके जो पॉइंट्स बताए थे ना, कब, किससे और कहाँ, ये बहुत क्लियर हो रहे हैं। अगर आप एक सेंटेंस में से डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि क्यों चुने हम? देखिए, एक होता है, किसी भी डॉक्टर का एक मन करता है कि वो एक नेशनल फिगर बने। तो पार्क हॉस्पिटल आपको वो पायदान देता है कि आप एक नेशनल आइकन बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है वो तकरीबन 21 जगह पर है। तो यहाँ से हम जब शुरू करते हैं तो हर 50 किलोमीटर पे इनका एक हॉस्पिटल है। तो पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, फिर दिल्ली, और अब आगे वो आगरा, कानपुर की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी ये मौका मिला पार्क में जुड़ने के बाद कि मैं अपनी सेवाएं 21 जगह पे दे रहा हूँ। तो मैं आगरा में भी ऑपरेट करता हूँ, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, जहाँ जहाँ इनके हॉस्पिटल्स हैं। तो दैट हैज़ गिवन मी अ प्रिविलेज टू बी अ नेशनल आइकन। जहाँ तक लोग अपनी सिटी तक सीमित हैं, मैं पूरे भारत में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी।
अफोर्डेबिलिटी का पायदान क्यों बना पार्क? क्योंकि पार्क का फोकस हमेशा 91% ऑफ पॉपुलेशन था, ना कि 9%। अब आप पूछेंगे कि 91 और 9% क्या है? तो अगर मैं देश के समीकरण को विभाजित करूं तो 9% ही कैश टीपीए आता है। मतलब 9% लोग ही भारत में ऐसे हैं जो कैश और इंश्योर्ड हैं, जिनके पास कैश पेमेंट का पायदान है या इंश्योरेंस के थ्रू है। बाकी 91% या तो वो नॉन इंश्योर्ड है, ईसीएचएस है, सीजीएचएस है, ईएसआई है, रेलवे है, आयुष्मान है, ऐसे। तो पार्क हॉस्पिटल ने उस 91% को अपना टारगेट किया, इसलिए अफोर्डेबिलिटी इज एट योर डोर स्टेप। हर पेशेंट, हर वर्ग को ये कैप्चर करता है। तो 9% तो मेरे पास आता ही है, लेकिन वो 91% भी, 91% भी वंचित नहीं रहता। दैट वाज द अनदर रीज़न कि अफोर्डेबिलिटी की वजह से मेरी अप्रोचेबिलिटी टुवर्ड्स द पेशेंट इज़ वेरी हाई। थर्ड, इनकी गवर्नेंस, इनका जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ललायत रहता है ऐसी चीज़ों को लाने में जो कोई और नहीं कर रहा है। तो जो अच्छा डॉक्टर है, जो कर्मठ डॉक्टर है, जो अपने कर्मों से अपने अस्पताल को आगे ले जाना चाहता है, ऐसे डॉक्टरों के लिए पार्क हमेशा एक फ्रंटलाइन बैकअप बन के तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए तो कोई भी अस्पताल कुछ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कर्मठता की हमेशा जीत होगी। जो भी कर्मठ जिस भी एरिया में काम कर रहा है, चाहे आपका जर्नलिज्म है, चाहे हमारी मेडिकल लाइन है, वहाँ पे ये मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ी है और ये हमें हमेशा सपोर्ट करती है कि आप एक अच्छे से अच्छा काम करें। तो अब हमारा पंचकुला यूनिट चालू हो रहा है। आपके द्वारा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं 3 दिन पंचकुला भी उपलब्ध रहूँगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं और मेरी टीम वहाँ सेवाएं देंगी। अदरवाइज़ भी हमारी टीम के 2 लड़के मंडे टू सैटरडे पंचकुला यूनिट में मौजूद रहेंगे। मैं स्पेसिफिकली ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे उपलब्ध रहूँगा। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हम मोहाली में मुहैया करा रहे हैं, तीनों रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स मैं अपने पंचकुला और वहाँ के जो जितने भी एरियाज़ के लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सेवाएं उनको भी मुहैया कराई जाएंगी। बहुत सही है सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो अभी डॉक्टर भानु सलूजा हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ बता के गए हैं। उन्होंने अपनी टीम का भी जिक्र किया था कि मेरी टीम, वो हर बात में अपनी टीम के बारे में बात कर रहे थे, तो सोचा कि उनकी टीम से भी बात कर लेते हैं। तो भानु सर की टीम से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल सर और डॉक्टर अमनदीप गर्ग। तो आप सबका स्वागत है आप दोनों का पंजाब केसरी ग्रुप में। तो वैसे तो सर, भानु सर ने बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आपसे भी जानना चाहते हैं। जैसे ये जो रोबोटिक टेक्निक है, इससे सर्जरी की सटीकता और जो पेशेंट के रिजल्ट्स हैं, ये उसे कैसे बेटर बनाती है? कन्वेंशनल सर्जरी में यूजली हमें जो भी करना होता है हम सर्जरी के दौरान ही करते हैं। साइजिंग हो गया उसका, और जिसमें हमें जान की हड्डी में रॉड डाल के पेशेंट की साइज़ लेना पड़ता है, कैप का साइज़ लेना पड़ता है। और उसमें जो हमारे फिक्स कट्स होते हैं कि हमें 9 mm ही काटना है, तो हर पेशेंट में हम 9 mm ही काटते हैं। रोबोटिक का एडवांटेज ये है, हम इसमें सर्जरी पहले ही कर लेते हैं, पहले ही हम पेशेंट की डिफॉर्मिटी असेस कर लेते हैं, तो हमें सर्जरी में सिर्फ उतना ही कट लेना पड़ता है जितना रिक्वायर है। तो हर पेशेंट इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट की जो नी है वो एक जनरलाइज नी की तरह उसको नहीं ट्रीट किया जाता। हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है। उस पेशेंट का जो घुटना है वो उसके स्पेसिफिक तरीके से ही उसको नी रिप्लेसमेंट की जाती है। जी। तो सर, जब किसी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद जब वो पेशेंट आईसीयू में पहुंचता है, तो उसके बाद, सर्जरी के बाद उसे किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है? कैसे उसका ख्याल रखा जाता है? साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है किसी तरह की, क्योंकि डरा हुआ होता है पेशेंट, या सिर्फ फिजिकल ही सपोर्ट चाहिए? ऑब्वियसली पेशेंट की जो मेंटल एंड फिजिकल दोनों रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाता है। पेशेंट को सेम डे उसको चलाया भी जाता है, उसके साथ साथ उसके काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। तो एज अ ओवरऑल पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट। जी। जब नी रिप्लेसमेंट हो जाती है रोबोटिक, तो उसके बाद कितना टाइम होता है कि हमेशा के लिए वो बिल्कुल ठीक रहता है, या कभी ऐसा होता है कि उसके बाद दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है? आजकल जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं तो उनकी लाइफ अराउंड 35-40 इयर्स है। तो रीसर्जरी की मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जी। तो जो एक बार सर्जरी होगी वो लाइफ लॉन्ग ही रहती है। जी। तो सर,
कोई ऐसा लेटेस्ट या अभी पाक हॉस्पिटल का कोई ऐसी सक्सेसफुल सर्जरी रही जो आपके लिए ऐसा लग रहा है नी रिप्लेसमेंट की कि आपके लिए भी एक यादगार बन गई, जिसमें पूरी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया हो, वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। यूजली हम नंबर ऑफ सर्जरी काफ़ी होती रहती हैं, बट नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी हम मतलब एक पेशेंट था काफ़ी जगह से, उसको बोला गया था कि पहले आप अपनी रॉड निकलवाओ, उसके बाद ही आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो पाएगी, बट रोबोटिक के ज़रिए हमें वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो पेशेंट जो चाह रहा था कि मेरे बिना रॉड निकाले सर्जरी हो जाए, वो हमने उसको रोबोटिक के ज़रिए करके दे दी, क्योंकि जो कन्वेंशनल तरीका था उसमें रॉड निकालना मैंडेटरी था, और रोबोटिक के ज़रिए उसमें हम बिना रॉड निकाले भी वो सर्जरी कर पाए। तो पेशेंट का एक एडवांटेज हो गया, जो पेशेंट चाहता था कि मैं 2-2 सर्जरी ना करवाऊँ, उसका एक सिंगल सर्जरी से उसका काम निकल। जी, तो वो पेशेंट कितने दिन की बेड रेस्ट पे रहा और कितने दिन बाद वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गया? देखिए, सर्जरी का कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने पूछा कि आईसीयू में केयर कैसी होती है, तो यूजुअली हम आईसीयू में भी नहीं रखते। हम 4 से 5 घंटे बस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, उसके बाद वो पेशेंट को अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो पेशेंट चलना अपने आप ही 4 से 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है, और उसके बाद वॉकर के साथ चलता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टिक पे आता है। तो यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट इंडिपेंडेंटली इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो सैर वगैरह कर सकता है। तो उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट को किस तरह क्या की सलाह दी जाती है कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कुछ डाइट को लेके या कुछ किसी भी तरह का, कुछ एक्सरसाइज लोड लेना नहीं लेना? यूजुअली आप हम 1 मंथ के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ कर सकता है। 4 वीक्स हम बोलते हैं कि पेशेंट को अगर वॉक करनी है तो घर पे करे। स्टेयर्स हम पेशेंट को चढ़ा देते हैं, बट हम कहते हैं कि अभी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस ना करें, कि एक आधी बार दिन में चढ़ सकते हैं। ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं। स्लो सिटिंग अवॉइड करनी होती है, अगर हम चौकड़ी मार के बैठना और वो सब हम 4 से 6 हफ्ते के बाद अलाउ करते हैं। जी। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है रोबोटिक सर्जरी के लिए? किस तरह की मशीनें पाक हॉस्पिटल में हैं? एडवांस कितनी एडवांस है जो अभी बाकी हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर करें तो पाक हॉस्पिटल में? पाक हॉस्पिटल में रोबोटिक की 3 मॉडलिटीज़ हैं, रोबो आई, रोबो 3D और रोबो आर्म। तो ये तीनों मॉडलिटीज़ मेरे ख्याल ट्राई सिटी के किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो रोबो 3D में हम सीटी स्कैन से पहले ही हर पेशेंट का साइज़ वगैरह पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो ऑपरेशन के टाइम हमारा जो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाया जाता है, तो रोबोट भी उसी प्लान के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास सारी मॉडलिटीज़ हैं, तो पाक में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो आई होप आपको अपने सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिल चुका होगा। तो अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा हो जो आपके ज़हन में उठ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब भी आपको ज़रूर जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच।